गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 अर्ली मिडिल किंगडम्स द गोल्डन एज। ठीक है, अर्ली मिडिल किंगडम है ना, जो मध्य साम्राज्य जो था है ना प्रारंभिक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है ना। इससे पहले हमने हिस्ट्री के चैप्टर में क्या पढ़ा था, मतलब कि जो मौर्य राजा थे उनके बारे में पढ़ा था, मौर्य वंश के बारे में, जिनमें कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इन मगध द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय हिज आर्मी कमांडर पुष्यमित्र शुंग हु बिकेम द किंग. He was followed by 9 other kings of the Shung dynasty. They ruled over Magad and the Gangetic Valley and checked the advancement of Indo-Greeks on the northwest frontier. मगध में, मतलब मगध में इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ठीक है, इन लोगों ने। और इसी वंश का, मतलब मौर्य वंश का जो लास्ट शासक जो था या लास्ट राजा जो था, उसका नाम क्या था, बृहद्रथ। ठीक है, इसको इसी के आर्मी कमांडर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया था, है ना। और पुष्यमित्र शुंग खुद राजा बन गया था। इसके बाद शुंग डायनेस्टी, इसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की और इसके बाद शुंग डायनेस्टी में 9 और राजाओं ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद से इन्होंने मतलब कि मगध पर शासन किया और गंगेटिक वैली, ठीक है, यहाँ पर इनका पूरा साम्राज्य था। एंड इन्होंने मतलब कि इंडो ग्रीक्स से या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो भी मतलब आना चाहते थे या आक्रमण करना चाहते थे, उनको रोक दिया। ठीक है, द शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश कब से कब तक रहा, 185 BC से 73, है ना। ये उल्टे चलते थे, बिफोर क्राइस्ट के जो ईयर होते थे वो, है ना। Pushyamitra Shung was a powerful ruler of his dynasty. He defeated the Greek invader Menander in 155 BC and threw him out of his territories. पुष्यमित्र शुंग जो था, है ना, वो उसकी डायनेस्टी का, मतलब शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश का एक शक्तिशाली शासक था, है ना। इसने जो ग्रीक इन्वेडर जो था मिनेंडर, इसको 155 BC में हराया था, डिफीट किया था। एंड उसको अपने ही क्षेत्र से, है ना, जो उसके क्षेत्र थे जीते हुए, उनसे उसको बाहर निकाल दिया था। सेलिब्रेशन के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, इस यज्ञ में मतलब कि उसको टाइटल दिया गया था या एक उपाधि दी गई थी। किस नाम से पुकारा जाने लगा था, कौन सी उपाधि थी, महाराजाधिराज इसको कहा जाने लगा था। किसको, पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, मतलब कि ये जब शासन कर रहा था उस समय पे संस्कृत जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। एंड हिंदू रिलीजन जो था, इसका पुनरुत्थान हुआ था या पुनर्जन्म हुआ था हिंदू धर्म का। ठीक है, इसने 148 BC तक के शासन किया। और इस वंश का जो मतलब कि लास्ट रूलर जो था वो कौन था, देवभूमि, है ना। इसको किसके द्वारा मार दिया गया था, वासुदेव के द्वारा 73 BC में। और मतलब कि इसने, वासुदेव ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की थी। कौन सी डायनेस्टी थी ये, कण्व डायनेस्टी। ठीक है, 73 से 28 BC तक के इसने शासन किया था, है ना। और मगध के आसपास के जो जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर इसने शासन किया था। जो लास्ट कण्व किंग जो था, है ना, उसको किसके द्वारा मारा गया था, सातवाहन के द्वारा। सातवाहन जो वंश जो थे, है ना, उन राजाओं के द्वारा इसको मार दिया गया था, उस राजा के द्वारा मार दिया गया था। कण्व डायनेस्टी जो थी, इसको मतलब ओवरथ्रोन करके या इसको नष्ट हरा कर, ठीक है, एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ। कौन सी डायनेस्टी थी ये, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो राजा थे, इन्होंने कब से कब तक शासन किया, 28 BC से 225 AD, बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, द शुंग एंड कण्व डायनेस्टीज आर अनेबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड नॉर्दर्न इंडिया ड्यू टू द वीकनेस ऑफ दीज किंगडम्स। सेवरल रीजनल पावर्स स्टार्टेड इमर्जिंग। शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, ठीक है, इसके जो शासक थे या ये जो दोनों वंश जो थे, वो नॉर्थ जो अपना जो उत्तरी भारत है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए या उसको मजबूती प्रदान नहीं कर पाए, है ना। वहाँ पर मतलब अच्छे से शासन नहीं कर पाए लोग। तो इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे छोटे छोटे जो शक्तियाँ थी, छोटी छोटी, है ना, क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, उनका उदय हुआ। उनमें से एक कौन सी थी, सातवाहन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट थे, है ना। और सातवाहन के जो मतलब किसका जो फाउंडर जो था सातवाहन वंश का, वो कौन था, सिमुक, है ना। इसने गोदावरी क्षेत्र को मतलब कि एक्वायर कर लिया था, जीत लिया था, है ना। और प्रेजेंट में गोदावरी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग देखें तो ये वाला जो प्लेस है उसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, और रिच एरिया है। ठीक है,
फिर धीरे धीरे क्या किया, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश को भी तक मतलब इसने अपना साम्राज्य जो था वो बढ़ा लिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 से 130 तक के इसने शासन किया। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ ग्रेट रूलर एंड अ ग्रेट वॉरियर एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है ये एक महान शासक था, है ना, महान योद्धा था एंड एक मतलब ग्रेटेस्ट शासक था सातवाहन वंश का। ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है, सबसे ज़्यादा महान। इसने मतलब कि 106 से 130 तक के शासन किया और अपने एम्पायर को नॉर्थ में मालवा से साउथ में कर्नाटक तक के फैला लिया था। मतलब नॉर्थ से साउथ तक इसके साम्राज्य को इसने एक्सटेंड किया था। ठीक है, और इसको मतलब साउथ का भगवान भी कहा जाता था, उसके नाम से जाना जाता था, लॉर्ड ऑफ साउथ। ठीक है, सातवाहन जो थे इसके बाद कौन आए, राष्ट्रकूट आए। सातवाहन वंश के राजाओं को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश में कौन आ गए थे, इक्ष्वाकुस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। द सातवाहन किंगडम वॉज प्रॉस्पेरस एंड वेल एडमिनिस्टर्ड। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस रूल्ड बाय गवर्नर्स। सातवाहन साम्राज्य जो था वो समृद्ध था, है ना, और वहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा था। ठीक है, किंगडम जो था पूरा मतलब साम्राज्य जो था वो अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था। प्रत्येक जो प्रोविंस था वो जिलों में बटे हुए थे। ठीक है, प्रोविंस, और प्रत्येक जो जिले थे वो अलग अलग गाँवों में बटे हुए थे। ठीक है, और इन सब का एक इंचार्ज होता था जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, उनको ऑफिशियल्स कहा जाता था। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। सातवाहन जो शासक थे इन्होंने व्यापार को मतलब बढ़ावा दिया। ठीक है, इन्होंने रोड वगैरह बनवाई जिससे टाउन और विलेज को कनेक्ट किया, है ना, इससे लोगों को सामान या लोगों को आने जाने में सुविधा हुई, सामान ले जाने में सुविधा हुई। व्यापार उस समय रोमन एम्पायर से भी मतलब था, है ना, अच्छा व्यापार चलता था। पर्सिया, इजिप्ट, इराक, अरेबिया इनके साथ व्यापार होता था। ठीक है, इसके बाद शिप्स वगैरह जो होते थे, जहाज़ों से भी व्यापार होता था, मलाया एंड म्यांमार, ठीक है, यहाँ तक मतलब व्यापार होता था जहाज़ों के माध्यम से। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब कला और वास्तुकला। ठीक है, द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड गेव जनरस डोनेशन टू एनकरेज बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जो इस डायनेस्टी के जितने भी शासक थे वो सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म के फॉलोअर थे। ठीक है, और मतलब कि दोनों मतलब हिंदू धर्म के लिए भी और बुद्धिज्म के लिए भी ये डोनेट करते थे। ठीक है, दान वगैरह देते थे, है ना। मतलब कि किंग्स और जो फॉलोअर्स जो थे किनके, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है, वो उन्होंने मतलब कई सारी मोनेस्ट्रीज जो बुद्ध विहार वगैरह जो होते हैं, है ना, मॉन्क मतलब संत सन्यासी जो होते हैं ना, उनके लिए कई सारी मोनेस्ट्रीज और विहार वगैरह बनवाए थे, उनकी स्थापना करवाई थी। कुछ मोनेस्ट्रीज जो थी वो पहाड़ियों को कट करके गुफाओं के रूप में बनाई गई थी। चैत्य केव्स कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये कहाँ पर है, पुणे में, नासिक के पास पुणे में है। ठीक है, कारलेक करके प्लेस पर। ठीक है, और फिर है अमरावती स्तूप जो है ये मतलब कि आंध्र प्रदेश में, एंड सांची स्तूप कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, मतलब भोपाल के पास है, एमपी में, है ना। ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और मतलब कि वर्ल्ड फेमस है ये अमरावती स्तूप जो कि कहाँ पर है, सांची में है। ये हाईली डेकोरेटिव है ना, और कई सारे स्कल्पचर्स वगैरह है इसमें, कई सारे सीन वगैरह रियल लाइफ के बौद्ध भगवान की जो लाइफ है उनके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, देन द संगम एज मतलब संगम युग। ठीक है, संगम का मीन क्या होता है, संगम्स वर सोसाइटीज और अकेडमीज ऑफ लर्न पीपल, दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। संगम जो है वो सोसाइटी या अकेडमीज है किनकी, जो विद्वान लोग जो होते हैं ना, विद्वान लोगों का समाज या एकेडमी को क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है ना। तमिल लैंग्वेज और लिटरेचर में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसके बाद 3 असेंबलीज वगैरह 3 सभाएं हुई थी। ठीक है, या 3 सभाएं थी जिनको संगम कहा जाता था। ठीक है, कब किनके शासनकाल में हुई थी, जो मदुरई के जो पांड्या रूलर्स थे ना, इनके समय में। पांड्या रूलर्स जो थे वो लर्निंग के लवर थे, लर्निंग इनको पसंद थी, है ना, और इनका ऐसा माना जाता है कि 3 ग्रेट असेंबलीज या संगम्स तमिल पोएट के हेल्ड किए गए थे या सम्मेलन वगैरह हुए थे जिसमें तमिल पोएट शामिल थे। कब से कब तक, 500 BC से 500 AD तक। ठीक है, इस पीरियड को संगम एज के नाम से जाना जाता है।
ठीक है ना। इसमें कई सारे पोएट्स आए थे, शामिल हुए थे, हजारों पोएम वगैरह को कंपोज किया गया था। संगम लिटरेचर, द संगम एज प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ तमिल पोएट्री। इट शोज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ द्रविडियन कल्चर। संगम एज जो है उसमें तमिल पोएट्री का मतलब ह्यूज वॉल्यूम है, तमिल पोएट्री को प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, संगम एज ने किया था। और मतलब कि इसमें जो भी द्रविडियन कल्चर जो है ना, उसकी एडवांस स्टेज को शो किया गया था, उसके बारे में बताया गया था, है ना। जो फर्स्ट एंड सेकंड संगम्स जो है, इसका जो भी वर्क है ना, इस सभा में जो भी वर्क वगैरह किया गया था, जो भी पोएम वगैरह लिखी गई थी, वो सारे तो लॉस्ट हो चुकी है, एक को छोड़कर, तमिल ग्रामर अभी भी है ना। इसके बाद जो थर्ड संगम पीरियड जो था, इसमें जो भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हुई थी, ये अपने मतलब कि चरमोत्कर्ष पर थी, और लगभग 2000 पोएम्स है ना लिखी गई थी उस समय पर। एंड उसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो कौन सा था, पत्थु पट्टू, ठीक है, एंड पुराण नुरु, है ना, और कौन सा, सैक्रेड कुरल, ठीक है, ये इसके प्रमुख वर्क थे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।